हेलो, थैंक यू फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। वेलकम है आप सबका पार्ट 3 में जो हमने इकोनॉमिक की सीरीज स्टार्ट करी है। पहले पार्ट में हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े थे, जैसे फियाट मनी पढ़ा था हमने, लीगल टेंडर पढ़ा था क्या होता है, डिजिटल पेमेंट्स के बारे में पढ़ा था। फिर डिजिटल पेमेंट्स के लिए हमारा एक एक्ट है, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का, वो पढ़ा हमने। देन उसके बाद हमने आरबीआई का कोर बैंकिंग सोल्यूशन के बारे में पढ़ा, जो कि ई-कुबेर होता है, और कोर बैंकिंग सोल्यूशन क्या होता है उसके बारे में पढ़ा। देन हमारा नेक्स्ट मूव था, हमने नेफ्ट आरटीजीएस के बारे में पढ़ा कि नेफ्ट आरटीजीएस क्या होता है, आईएमपीएस क्या होता है। फिर उसके बाद हमने सेकंड पार्ट में कवर करा एनपीसीआई क्या होता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या होता है, ठीक है। फिर वो कौन से एक्ट के थ्रू बनी है, कंपनीज एक्ट 2013 के थ्रू बनी है। देन यूपीआई क्या होता है, आईएमपीएस क्या होता है, रुपे कार्ड क्या होता है, चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम सीटीएस क्या होता है, ठीक है, बीबीपीएस क्या होता है, एनएफएस क्या होता है। ये पार्ट 2 में हमने सब चीज़ें पढ़ी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नियो बैंक्स, ई रूपी। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिसमें किसी के भी रिलेटेड कोई ना कोई एक दो क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक्स में से मोस्टली बन सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वाले हैं जो पर्टिकुलरली न्यूज़ में रह रहे हैं टॉपिक्स, और 100% पॉसिबिलिटी है यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो मेरी आपसे एक यही रिक्वेस्ट है कि आप पार्ट 3 देख रहे हो तो पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 ख़त्म कर देना। ज़्यादा लंबी नहीं है, 10-20 मिनट्स की अप्रॉक्स, और ये हमारा पार्ट 3 है आज का, ठीक है। ये पार्ट 3 में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहला टॉपिक, जो कि है क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, ठीक है। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी भी बहुत टाइम में न्यूज़ रही थी, पर थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए क्रिप्टो करेंसी के बारे में। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमारा साइंस एंड टेक के थ्रू भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले लिटिल बिट आइडिया लेते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या होता है। अब देखो, क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, एक किस्म का, देखो मैंने कल आपको बताया था, अब तो क्रिप्टो करेंसी पढ़ाना और भी आसान हो गया, क्योंकि हमारा एक ई रूपी आया है। अब ये ई रूपी क्या है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ये हमारी डिजिटल करेंसी है जो आरबीआई ने इशू करी है, ठीक है। अब ये डिजिटल करेंसी, मैंने इसके बारे में आपको, जब फियाट मनी की हमने पढ़ी थी डेफिनेशन में, मैंने आपको बताया था कि पहले फिजिकल करेंसी ही हम बोलते थे, अब उसमें डेफिनेशन में चेंज कर देगी आरबीआई, और कहीं ना कहीं उस डेफिनेशन में उसको चेंज करके वहाँ बोलेगी कि डिजिटल करेंसी भी हो सकती है जो किसी अथॉरिटी ने इशू करी हो। तो कहीं ना कहीं जो ये ई रूपी है, ये थोड़ी ना फिजिकल फॉर्म में है, ये है डिजिटल करेंसी। अब आपके दिमाग में आया हुआ डिजिटल करेंसी क्या होता है, जो आप अपने फ़ोन में रख सकते हो। जैसे आप आपके पास वॉलेट रहता होगा अपना, ठीक है, आपके पास वॉलेट रहता होगा, आपके पास 100 रुपीज़ है या 10 रुपीज़ है, तो आप ये 100 और 10 रुपीज़ दोनों जो है वो अपने वॉलेट में रखोगे। इसी तरह से डिजिटल वॉलेट होता है हमारा, आपको मतलब जो लोग यूपीआई यूज़ करते हैं उनको पता होगा। एग्जाम्पल के तौर पे पेटीएम वॉलेट होता है, तो वो बैंक अकाउंट नहीं होता, वो पेटीएम वॉलेट अलग होता है। तो अगर आपको कभी कहीं खर्चना हो पैसे, तो आप वॉलेट से भी कटा सकते हो। वॉलेट के लिए आपको क्या करना पड़ता है, पहले आपको अपने बैंक अकाउंट से पैसे डलवाने पड़ते हैं वॉलेट में। वॉलेट वो जेब रखने वाला नहीं है, वो काइंड ऑफ डिजिटल करेंसी का टाइप है। तो ई रूपी क्या है, ये भी एक डिजिटल करेंसी है जो हमारे हाथों में नहीं रहेगी, पर ये अथॉराइज्ड करेंसी रहेगी, ठीक है। ये किस्म की अथॉराइज करेंसी रहेगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे हम पेटीएम की बात कर रहे थे ना, तो पेटीएम में जब हमें पैसे डलवाने हैं तो कहीं ना कहीं बैंक डालेगा, ठीक है, बैंक पैसा डालेगा। पर ये जो ई रूपी होगा ना, ये कहीं ना कहीं जो हम सेविंग करेंगे अपने अकाउंट में, ये वही होगा, पर ये डिजिटल फॉर्म में सेव होगा। ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं मिलता जुलता है, पर इसको कनेक्ट मत करना दूसरे के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों का अपना अपना अलग फायदा है, मतलब दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, एक चीज़ नहीं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें कथा जो मैंने आपको 4 मिनट की क्यों सुनाई है, क्योंकि हम पढ़ रहे थे क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी भी एक डिजिटल और वर्चुअल करेंसी है, ठीक है। पर ये डिजिटल और वर्चुअल करेंसी है, तो आप बोलोगे अच्छा ये तो हमारा फिर लीगल टेंडर, ये फियाट मनी हो गया। आप क्या बोलोगे, ये तो फियाट मनी हो गया। नहीं, ये फियाट मनी नहीं हो गया। क्यों नहीं हो गया, क्या दो चीज़ें होती थी, एक होती थी कि वो फिजिकल या फिर डिजिटल फॉर्म में होना चाहिए। अच्छा, ये तो पूरा करेक्ट हो रहा है, तो ये तो फियाट मनी होनी चाहिए। मैं बोलूँगा नहीं होगी। क्यों, क्योंकि दूसरा था कि वो कोई अथॉरिटी इशू करनी चाहिए। अब ये अथॉरिटी जो होगी वो होगा क्वीन, किंग, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, आरबीआई, मतलब कोई भी अथॉरिटी इसको करनी चाहिए। अब ये डिजिटल करेंसी ई रूपी तो आरबीआई इशू कर रहा है, तो ये फियाट मनी हो गया।
पर क्रिप्टो करेंसी थोड़ी ना आरबीआई इशू कर रहा है, तो ये फियाट मतलब मनी नहीं होता है, इसलिए ये फिर लीगल टेंडर नहीं होगा। लीगल टेंडर क्या होता था, जो कि फियाट मनी हो प्लस उसको कोई लेने से मना ना कर सके, मतलब हमारे पूरे इंडिया में वो हर जगह चले। पर वही 1 रुपए का अगर कॉइन हम यहाँ दुकान पे जाएंगे च्युइंगम ले लेंगे, पर वही 1 रुपए का कॉइन हम अमेरिका में लेके जाएंगे, वो हमें मना कर देगा हमें चीज़ें देने से, क्योंकि हमारा जो रुपी है वो वहाँ पे लीगल टेंडर नहीं है। एंड वाइसा वर्सा, उनका डॉलर्स अगर हम यहाँ पे दुकानदारों को देंगे वो नहीं लेंगे, वो मना कर देंगे। पर कहीं ना कहीं अगर मैं 1 रुपए का कॉइन लेके बाहर दुकानदार के पास जा रहा हूँ, उसको मना कर रहा हूँ कि नहीं मुझे मतलब वो मुझे मना कर रहा है, एक्चुअली वो मेरे को मना कर रहा है कि मैं 1 रुपया ये कॉइन नहीं लूंगा, जाओ तुम बदला के आओ या कुछ, तो मैं उसके रिलेटेड ओम्बड्समैन के पास जा सकता हूँ कि ऐसा ऐसा मुझे मेरा कॉइन कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो उसके रिलेटेड मैं केस भी कर सकता हूँ। ठीक है, केस उस सेंस में मत लाना कि मैं कंप्लेन कर सकता हूँ काइंड ऑफ। ठीक है, तो इसके रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ में रहा था ये टॉपिक, क्योंकि 10 रुपये का आपको कॉइन पता होगा, बोल रहे थे कि फेक चलना लग गया है करेंसी में, फेक 10 रुपये का कॉइन आ गया है। पर फिर उसके बाद आरबीआई ने गाइडलाइंस भेजी थी कि कोई भी 10 रुपये का कॉइन लेने से मना नहीं करेगा, तो इसीलिए जो भी डीसीज थे डिस्ट्रिक्ट वाइज, उन्होंने ऑर्डर निकाला था अपने कॉन्स्टिट्यूंसी या जितना भी उनका एरिया था अपने डिस्ट्रिक्ट्स में, कि कोई भी अगर इसको ना करते हुए पकड़ा गया या किसी की कंप्लेन आई तो उसके रिलेटेड प्रोसीडिंग्स होगी उसके अगेंस्ट। ठीक है, ये मैंने आपको एग्जांपल बताई। अब हम बहुत टॉपिक से अलग चले गए, पर हम बात कर रहे थे डिजिटल और वर्चुअल करेंसी की। तो ये फियाट, ये अथॉरिटी ने नहीं ना दी। डिजिटल करेंसी जो ई रुपी है वो तो अथॉरिटी ने दे दी, पर ये क्रिप्टो करेंसी अथॉरिटी ने नहीं दी। तो ये क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, डिजिटल या फिर वर्चुअल करेंसी होती है। और जैसे हम ई रुपी को स्टोर करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे अपने वॉलेट में, जैसे मैंने आपको पेटीएम की बात बताई। ठीक है, पर कहीं ना कहीं जब हम ई रुपी ये वाले की बात करते हैं, ये अथॉरिटी ने भेजी है, हम इसको भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से ही कहीं ना कहीं अपने अकाउंट में सेव करते हैं, अपने वॉलेट में सेव करते हैं। और जो क्रिप्टो करेंसी है इसमें भी कहीं ना कहीं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का ही यूज़ हो सकता है। हालांकि जब हम बात करेंगे ई रुपी में, वो डिपेंड करता है आरबीआई के ऊपर, डिस्क्रिप्शन के ऊपर, कि वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं या किसी और तरीके से करते हैं। पर क्रिप्टो करेंसी में या और कोई जो भी करेंसीज होती है डिजिटल करेंसीज, वो सारे जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का ही यूज़ करते हैं। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है, एक ऐसा डिसेंट्रलाइज डाटाबेस। डिसेंट्रलाइज मतलब सबके पास डाटा होगा, ये नहीं कि एक बंदे के पास डाटा होगा, सबके पास डाटा होगा। और वो जो डाटा होगा वो कंटिन्यूसली रिकॉर्ड्स, उसकी जो भी उसमें ट्रांजेक्शन्स हो रही होंगी ना, वो रिकॉर्ड एक बंदे के पास नहीं रहेगा, वो सबके पास रिकॉर्ड रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप और मैं, हम दो फ्रेंड्स हैं ए और बी। ठीक है, अब क्या हुआ, अगर मैंने अपना डाटा सेव करा तो मैंने ए में करा, ठीक है, आपके पास नहीं है। अब कहीं ना कहीं कहीं फॉर्मेट बच गया, सारा इंपॉर्टेंट खत्म हो जाएगा। पर कहीं ना कहीं जब मैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से सेव करूंगा ना, तो ये डाटा आपके पास भी कहीं ना कहीं रहेगा। इसको बाकी चीज़ों के साथ जैसे बैकअप वगैरह चीज़ें होती है उसके साथ कनेक्ट मत करना, मैं आपको थोड़ा अलग वे में पढ़ा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं वो डाटा आपके पास भी सेव रहेगा। अगर हमारा कोई तीसरा फ्रेंड में हमारा मेट रहेगा, उसके पास भी सेव होगा, डी होगा उसके पास भी सेव रहेगा, ई होगा उसके पास भी सेव रहेगा। तो अलग अलग परमिशंस उसमें नहीं देने पड़ेंगे, जितने ज़्यादा लोग हो सकते हैं हम उतने लोगों के साथ वो डाटा शेयर रहेगा। ठीक है, तो जैसे इंस्टाग्राम अकाउंट्स होते हैं, ट्विटर अकाउंट्स होते हैं, बाकी बहुत ज़्यादा लोग एक ही अकाउंट को यूज़ करते हैं। पर वहीं दूसरी तरफ जब व्हाट्सएप की बात करते हैं, व्हाट्सएप एट अ टाइम एक ही फ़ोन पे चल सकता है। हाँ, लैपटॉप पे चल सकता है प्लस फ़ोन पे चल सकता है, 2-3 लैपटॉप पे चल सकता है। तो मतलब वो अलग चीज़ें हैं, उस पर नहीं जाएंगे हम। कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है। ठीक है, यहाँ पे जो भी ओल्ड एंट्रीज होती है ना, ओल्ड एंट्री इन द सेंस कि मैंने आपको हाई भेजा था, आप व्हाट्सएप पे क्या करोगे, उसको डिलीट कर दोगे। ठीक है, व्हाट्सएप पे आप डिलीट कर दोगे, फेसबुक पे आपने किसी को मैसेज करा होगा, आप उसको डिलीट कर दोगे। पर कहीं ना कहीं जब हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, यहाँ पे हम ओल्ड मैसेजेस को डिलीट नहीं कर सकते, ओल्ड एंट्रीज को डिलीट नहीं कर सकते, ओल्ड डाटा को डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, अगर जो हमें न्यू एंट्रीज करनी है और वो सबको दिखेंगी, मतलब एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे ए डाला, वो ए को मतलब मेरे को, आपको, सी को, डी को, ई को, सबको दिखेगी ये। ठीक है, मोस्टली अभी इतने मतलब अभी तो चलो ये टेक्नोलॉजी जो है डेवलप हो रही है, पर अभी मतलब अभी नहीं बोलेंगे, 2020-2021 में कहीं ना कहीं ये जो टेक्नोलॉजी थी, कहीं ना कहीं ये क्रिप्टोकरेंसी नेटवर्क रिलेटेड ही मेनली यूज़ हो पा रही थी। क्योंकि
ये कहीं ना कहीं जो डाटा स्टोर कर सकती है ना, हर किस्म का डाटा स्टोर कर सकती है ये, और बहुत ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकती है। ठीक है, अब बात आती है कि इसका मतलब ओरिजिन कहाँ से हुआ था। मैंने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, ये हमारे लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको पता होगा 2007 में सब प्राइम क्राइसिस आए थे। ठीक है, सब प्राइम क्राइसिस आए थे, तो बहुत लोगों को पता होगा जिसको इकोनॉमिक्स की थोड़ी सी भी नॉलेज होगी, 2007 में। ठीक है, मैंने भी जब इकोनॉमिक्स पढ़ना स्टार्ट करा था तभी मुझे पता चला था। सब प्राइम क्राइसिस होते हैं, कहीं ना कहीं मार्केट डूब जाती है, क्योंकि अंधाधुंध जब लोन देने लग जाता है बैंक्स, तो कहीं ना कहीं क्राइसिस आ सकते हैं। तो ये वही क्राइसिस आए थे यूएसए में। अब इस क्राइसिस के टाइम पे कुछ ग्रुप्स होते हैं, उनको बोलते हैं अनार्किस्ट ग्रुप। ठीक है, अनार्किस्ट ग्रुप, इनका मानना क्या था कि कहीं ना कहीं इनको फियाट मनी से ना भरोसा उठ गया था, फियाट मनी से भरोसा उठ गया था। भरोसा उठ गया इन द सेंस, इनको लगता था ये जो फियाट मनी है इसकी वैल्यू देखो अभी वो हो गया, सब प्राइम क्राइसिस आ गए, चीज़ें मिलना मुश्किल हो गई, कहीं ना कहीं डॉलर महंगे हो गए या जो भी सस्ते हो गए, इनको मतलब फियाट मनी से भरोसा उठना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, इसी वजह से फिर जो इनकी परचेजिंग पावर थी डॉलर की, वो भी कहीं ना कहीं कम होती जा रही थी। ठीक है, तो इस वजह से इन्होंने जो ट्रांजेक्शन्स करी थी ई बैंकिंग के थ्रू से या कुछ भी जो किया था, इनको वो पसंद आना नहीं लगा। मतलब इन्होंने जो ये करेंसी थी, जो डॉलर्स थे, कहीं ना कहीं ये इनको पसंद आने ही ना लगे। मतलब इनको हम बोल सकते हैं ये नाखुश थे इन डॉलर से या करेंसी से, जो भी फियाट मनी होती है। तो एक अनोनमस यूज़र था, अनोनमस यूज़र इन द सेंस कि एक बंदा है, हमें नहीं पता ये एग्जिस्ट करता भी है, एग्जिस्ट करता है तो कहाँ करता है। इसका नाम था सतोशी, सतोशी नाकामोटो। ये एक बंदा था सतोशी नाकामोटो, इसने बिटकॉइन करके एक क्रिप्टो करेंसी निकाली थी, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी निकाली थी। उसमें इसने ना टोटल 21 मिलियन कॉइन्स डाले थे, इसने 21 मिलियन कॉइन्स डाले थे, जहां पे एक बिटकॉइन की वैल्यू होती थी ऑलमोस्ट 10⁸ सतोशी। अब ये सतोशी क्या होती है, जैसे 100 रुपीज़ का मतलब क्या होता है, 100 × 100 पैसा। ठीक है, कहीं ना कहीं जैसे 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, वैसे वैसे वो जो 1 बिटकॉइन है वो 1 सतोशी के बराबर है। तो कहीं ना कहीं ये उसने स्टोर करके रख दिया। अब क्या हुआ मुझे नहीं पता, मैंने एक दो बार मतलब जब ये न्यूज़ में ज़्यादा फैल रहा था तो मैंने न्यूज़ में देखा था ये चीज़ कि कहीं ना कहीं ये 2010 के करीब या 2011-12 के करीब ना, ये जो एक क्रिप्टो करेंसी का एक जो कॉइन था, ये 5-5 हज़ार का बिक रहा था या 2-2 हज़ार का बिक रहा था मार्केट में, इंडियन मार्केट में भी। तो इनको कोई खरीदता नहीं था, क्योंकि इनकी वैल्यू किसी को इतनी पता होती नहीं थी क्या है क्या नहीं है, मतलब लोगों को इतनी नॉलेज नहीं थी उस टाइम पे। पर आज के टाइम पे इनकी वैल्यू ऑलमोस्ट 25-25 हज़ार डॉलर्स हो चुकी है। 25-25 हज़ार डॉलर तो बहुत होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जो 10,000 डॉलर्स होते हैं, दैट इज़ इक्वल टू आई थिंक सो 10,000 डॉलर हो गए मेरे ख्याल से 8 लाख रुपया। तो उस हिसाब से लगा लो आप कि कितना होता है इनकी वैल्यू। ठीक है, तो अब ये जो 21 मिलियन कॉइन्स है, अब कहीं ना कहीं इसको हम लोग को क्या करना पड़ता है, डिग करना पड़ता है। जैसे अब एक माइन रहती है, ठीक है, माइन रहती है। अब माइन में जो हमें मटेरियल बाहर निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, माइन में क्या करते हैं, हम कहीं ना हथौड़ा वथौड़ा लेके जाते हैं, तो हम माइन खोदते हैं, वहाँ से मटेरियल निकालते हैं। वैसे ही इसमें भी एक कंप्यूटर सिस्टम में हमें माइनिंग करनी पड़ती है। अब वो माइनिंग क्या है कि मैं माइनिंग नहीं करता, उतने डीप हमें जाना नहीं है, बट इतना होता है कि हमें अपना लैपटॉप वगैरह कंप्यूटर वगैरह यूज़ करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगती है। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से मतलब हमारी मार्केट में कहीं ना कहीं ग्राफिक्स कार्ड्स की जो थी वो प्राइस भी हाइक हो गया था एकदम से, जब मतलब क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग लोगों ने स्टार्ट कर दी थी। क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर चाहिए होता है, और बोला जाता है कि एक जब आगे की लेवल में जब क्वांटम कंप्यूटर्स आ जाएंगे, ठीक है, वो ब्लॉकचेन को कुछ सेकंड्स में कहीं ना कहीं सॉल्व कर देंगे, और ये सारे कॉइन्स बाहर आ जाएंगे और फिर इनकी वैल्यू घट जाएगी। हालांकि हमें उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस इतना थोड़ा सा जानना था कि ये बिटकॉइन वगैरह क्या होता है। इसकी तरह और भी होते हैं, जैसे लक्ष्मी कॉइन होता है, डीजी कॉइन होता है, इथीरियम तो आपने सुना ही होगा। ठीक है, तो इतना डीप जाने का हमें इसमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसी के रिलेटेड ना, क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड दो टर्म्स है छोटी छोटी सी, हॉट वॉलेट, सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट, और कोल्ड वॉलेट।
गरम वॉलेट और ठंडा वॉलेट, अब ये इसका मतलब क्या होता है? सिंपल सा याद रखना है कि हॉट वॉलेट वो होता है जो इंटरनेट के साथ कनेक्ट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे पेटीएम, तो पेटीएम से आप तभी ट्रांसफर कर पाओगे जब आपका इंटरनेट के साथ कनेक्ट होगा। एक होता है कोल्ड वॉलेट, कोल्ड वॉलेट होता है जो कि सिंपल इंटरनेट पे ना होके किसी में सेव होगा, पेन ड्राइव में या आपके लैपटॉप में या कुछ ऐसा सेव होगा। तो मोस्टली ये मैंने न्यूज़ में देखा था कि एक बंदे के अकाउंट में ऑलमोस्ट मतलब हज़ारों में, मतलब आई थिंक सो कुछ 1 लाख के करीब उसके पास बिटकॉइंस पड़े थे, पर उसका वो कोल्ड वॉलेट में था, मतलब पेन ड्राइव या ऐसी जैसी चीज़ों में उसके बिटकॉइंस पड़े थे, पर उसको उसका पासवर्ड याद नहीं था क्योंकि इनकी कीज़ रहती हैं कहीं ना कहीं लंबी लंबी, मतलब पासवर्ड्स रखे होंगे, तो कहीं ना कहीं वैसा सिस्टम होता है। अब बिटकॉइन के बारे में जब हम जान रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक जगह का लीगल टेंडर भी बन चुका है। पहली कंट्री जिसका ये लीगल टेंडर बना है उसका नाम है एल सेल्वाडोर। एल सेल्वाडोर ने क्या करा? एल सेल्वाडोर ने अपनी कंट्री में इसको लीगल टेंडर बना दिया, मतलब कि अगर किसी को कुछ चीज़ खरीदनी है कोई भी उनको मना नहीं कर सकता। अगर कोई उनको अगेंस्ट में उनको ये मतलब बिटकॉइन देगा, कि बिटकॉइन देगा और बोलेगा कि मुझे ये चिप्स खरीदने हैं, तो कोई उसको मना नहीं कर सकता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा आई थिंक सो आपको। अब इसके रिलेटेड और थोड़ा सा करंट है, मतलब मैंने खुद अभी थोड़ा टाइम ही हुआ पड़ा हुआ, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर गवर्नमेंट ने ये डिसाइड करा है कि 30% कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। कैपिटल गेन्स टैक्स क्या होता है? आपके पास 1 रुपया पड़ा है बिटकॉइन में, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, 1 रुपया पड़ा है बिटकॉइन में, कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू 2 रुपये हो जाती है। ठीक है, कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू 2 रुपये होगी, तो जितना 2 रुपये से 1 रुपये में आपको कितना मुनाफा हुआ? 1 रुपये का, तो 1 रुपये पे आपको 30% कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं जब आप ट्रांजेक्शन्स करोगे ना, चाहे आपको वो मुनाफे में जा रहा हो या चाहे आपको कहीं ना कहीं नुकसान हुआ हो, तो उसके उस पर भी आपको 30% कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं इसके रिलेटेड केस चला था, गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस आया, तो उन्होंने बोला कि लोगों बोलते कि हमें बिजनेस नहीं करने दे रहे हैं, वैसा कुछ नहीं करने दे रहे ये वो। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आप किसी को ये फंडामेंटल राइट है तो आप ये नहीं कर सकते, इसलिए गवर्नमेंट ने ये तरीका आजमाया कि हम कैपिटल गेन्स टैक्स लगाते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हार्मफुल है हमारी इकॉनमी के लिए। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको थोड़ा सा? ठीक है, और इसमें जब हम बिटकॉइन परचेज करेंगे ना, जब हम बिटकॉइन परचेज करेंगे ना, हमें कहीं ना कहीं 1% टीडीएस कटेगा। ठीक है, 1% टीडीएस कटेगा। टीडीएस क्या होता है आगे मैं अच्छे से वैसे पढ़ाऊंगा, पर टीडीएस होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सोर्स मतलब जहां से बेचा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जैसे मैं आपको बेच रहा हूं, तो मेरी यहाँ से या 1% उसमें से टैक्स कट जाएगा, आपको सिंपल 99% का ही माल मिलेगा, और आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इनकम टैक्स क्रेडिट लेने के लिए गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा, इनकम टैक्स फाइल करना पड़ेगा, और वो आपको 1% वापस दोगे। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो सारी टेक्नोलॉजी है ये गवर्नमेंट को हमें बतानी पड़ेगी कि हम इसको इस तरह से यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आपको इतना चीज़ें क्लियर हो गई हैं? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक मिनट एक टॉपिक छोटा सा बता देता हूँ कि यूनिसेफ और वर्ल्ड बैंक, ये कुछ बड़ी आपको पता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आपने इनका नाम सुना ही होगा। यूनिसेफ आपको पता होगा क्या होगा? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड जो है, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क, ये आपको पता है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये एक पहली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है किसके यूएन के अंडर जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी में भी डोनेशंस लेना एक्सेप्ट कर दिया था। ये पहली यूएन की एक ऑर्गेनाइजेशन है। और जो वर्ल्ड बैंक है, ये वर्ल्ड का सबसे पहला ऐसा बैंक है हम बोलेंगे जिन्होंने सबसे पहले ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस्ड इन्होंने बॉन्ड जो है वो मार्केट में लाए थे, जिनको बॉन्ड आई बोला जाता है। ठीक है, अब वो बॉन्ड आई क्या होता है उस पर डीप जाने की जरूरत नहीं है, मेरा इतना ही काम था कि आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में बता दूं। आपने एक टर्म सुनी होगी जिसको बोलते हैं नॉन फंजेबल टोकन्स। नॉन फंजेबल टोकन्स, अब ये नॉन फंजेबल टोकन्स होते क्या हैं? कुछ टोकन्स होते हैं क्या, सिंपल, कुछ ज़्यादा इसमें मतलब इतना तीर नहीं मारने हैं। कोई भी ऐसी फाइल जिसको हम डिजिटली कहीं स्टोर करेंगे, पर उसमें हम यूज़ करेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। आया समझ? कि कोई भी ऐसी फाइल जिसको हम डिजिटली स्टोर करेंगे विद द यूज ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज नोन एज नॉन फंजेबल टोकन्स। आई थिंक सो आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, क्लियर है इतना? ओके,
एक और टर्म की हम बात करते हैं कि डेफी क्या होता है। डेफी, DEFI, डेफी क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन फाइनेंस। अब ये क्या होता है? ये ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम जैसे लोग, हम जो कस्टमर्स है, हम लोग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करेंगे। मतलब मैं आपको गूगल पे से या किसी से आपको पैसे भेजूंगा, आप मुझे पेटीएम में किसी से पैसे भेजोगे, पर हम कहीं ना कहीं इसमें जब टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे ना, हम इसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। हम किसी बैंकों का यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पे। आप बोलोगे कि जब हम यूपीआई यूज़ कर रहे हैं तो हम इसमें पेटीएम का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पे बैंक की बात आ रही है, और बैंक क्या होता है? मिडल मैन होता है। तो कहीं ना कहीं हम इसमें मिडल मैन का, जो मिडल मैन होता है, विचोला होता है, जिसको बोलते हैं बिचोला, हम बिचोला का यूज़ नहीं लेंगे, जो कि बैंक होता है, मिडल मैन। हम लोग डायरेक्ट ट्रांजेक्शन्स करेंगे। तो ये टर्म्स इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए, क्योंकि एनएफटी या डेफी के ऊपर मेंस में तो हमें क्वेश्चन आएगा नहीं। चलो डिफाइन करो एनएफटी क्या होता है, डेफी क्या होता है। कहीं ना कहीं इसके बारे में अगर आएगा तो थोड़ा बहुत डेफिनेशन के रिलेटेड ही आएगा, ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। थिंक सो आपको ये समझ आ गया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आपके दिमाग में आएगा कि हम लोग बात तो कर रहे हैं किसकी, डिजिटल या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, कुछ भी। तो हमने इंडिया में क्या करा है इसके रिलेटेड? करंट है 2022 2023 सेशन का। तो हमने क्या करा है, हम देते हैं हर साल बाल पुरस्कार। बाल पुरस्कार छोटे छोटे बच्चों को मिलता है, ठीक है। वो हमने इस बार डिजिटली दिए हैं। बाल पुरस्कार जो हमने दिए हैं वो इस बार डिजिटली दिए हैं, और ये हमने डिजिटली दिए हैं यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ठीक है। फर्स्ट टाइम ऐसा इंडिया में हुआ है कि हमने कहीं ना कहीं जो बाल पुरस्कार है, पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार बोलते हैं इसको, ये हमने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ करी है पहली बार इंडिया में, ठीक है, किसी चीज़ में। और ये इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है याद रखने के लिए, ठीक है। अब एक थोड़ा सा मनी सप्लाई के बारे में पढ़ना है, उसको कल पढ़ते हैं, बिकॉज वो थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। सो अभी तक जुड़े हो, लाइक सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। सो इस सीरीज़ के साथ जुड़े रहो, मोस्टली आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इकोनॉमिक्स के रिलेटेड। तो अगर अभी तक देख रहे हो, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन।